Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कहानी की शुरुआत में हमें कुछ लोग नजर आते हैं जो जानवरों का शिकार कर उनकी खालों का सौदा किया करती थी। ये समय 1823 का था। वहीं हम देखते हैं ह्यू ग्लास और उसके बेटे हॉक को। ये सभी वहां पर जब मौजूद थे तो दूसरे कबीले के लोग आकर इन पर हमला कर देते हैं और इनके काफी सारे लोगों को मार डालते हैं। ये कबीला दरअसल हमला इसलिए कर रहा था क्योंकि इस कबीले के सरदार की बेटी को किसी ने अगवा कर लिया था। यहाँ पर बचे हुए लोग नाव में बैठकर वहाँ से भाग रहे थे, लेकिन खतरा यहाँ पर अभी टला नहीं था क्योंकि ये सारा इलाका उन्हीं आदिवासियों का था। इस ग्रुप का लीडर ग्लास से जब राय लेता है तो वो बताता है कि हमें पैदल ही रास्ते से जाना चाहिए, पर दूसरे लोग इससे सहमत नहीं थे। लेकिन वो लीडर ग्लास को अच्छा समझता था, इसीलिए वो उसकी बात मानता है। देन यहाँ पर सभी लोग पैदल चलने का फैसला करते हैं और अपना सारा सामान जानवरों की खाल वगैरह पत्थरों के नीचे ही छिपा देते हैं और वहाँ से जंगल के रास्ते ये चल पड़ते हैं। साथ ही यहाँ की भारी ठंड इसमें सरवाइव कर पाना बड़ा ही मुश्किल था। दरअसल इनका रास्ता कई हफ्तों तक का था। इस जानलेवा ठंड से मुकाबले के लिए सभी तैयारी में लग जाते हैं। फिर वहीं हम अगली सुबह का देखते हैं जहाँ पर आदिवासी इनकी नाव तक पहुँच गए थे। उन्हें कोई भी नज़र नहीं आता। वो समझ जाते हैं कि हो ना हो वो लोग जंगल के रास्ते पैदल ही गए होंगे। उनके पैरों के निशान उन्हें उत्तर की तरफ मिल गए थे। सभी लोग यहाँ उत्तर की तरफ जाने का फैसला करते हैं। ग्लास का ग्रुप लगातार उत्तर की तरफ बढ़ता चला जा रहा था और सारा दिन पैदल चलने के बाद ये लोग रात में एक जगह ठहरते हैं। तब उसे ऐसा लगता है कि आसपास कोई है। जब वो देखता है तो उसे एक भालू का बच्चा नजर आता है। ग्लास अपनी बंदूक से उसे गोली मारता है, पर वो उस पर हमला कर देता है और बहुत बुरी तरह से उसे जख्मी कर देता है। मौका देखते ही ग्लास उसे गोली मार देता है, पर भालू को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। दोबारा भालू ग्लास पर अटैक करके उसे अधमरा कर डालता है। भालू पर अब गोली का असर होने लगा था और फिर से वो ग्लास पर हमला करता है तो ग्लास उस पर चाकू से वार कर देता है। दोनों एक दूसरे को हराने में लगे हुए थे। तभी दोनों ढलान से नीचे गिर जाते हैं। ग्लास नीचे और भालू ऊपर, पर भालू यहाँ पर मर चुका था और ग्लास दर्द से चिल्ला रहा होता है। तभी उसके साथी उसे ढूंढने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं और वो देखते हैं तो ग्लास को बचाकर वहाँ से ले आते हैं। उनमें से एक आदमी ग्लास की गर्दन पर टाँके लगा रहा होता है क्योंकि उसकी गर्दन को बुरी तरह से भालू ने नोच के रख दिया था। साथ ही उसी बीच उसकी एक टांग भी टूट गई। सभी को यही लग रहा था कि उसका ज़्यादा देर तक जिंदा रह पाना संभव नहीं। दूसरी तरफ वो आदिवासी थे जिन्होंने उनकी छिपाई हुई खालों को ढूंढ लिया था और उनकी खालों का सौदा करके वो बंदूक और घोड़े ले लेते हैं। इधर बाकी लोगों ने ग्लास का साथ नहीं छोड़ा। किसी तरह उसे अपने साथ लेकर वो लोग चल रहे थे, पर आगे चढ़ाई थी जिस पर चढ़ पाना संभव नहीं था। ग्लास को लेकर उनका लीडर बोलता है कि ग्लास के मुंह पर कपड़ा रखो क्योंकि उसका प्लान ग्लास को गोली मारना था। ग्लास का बेटा ये सब देख रहा होता है तो लीडर उस पर तरस खा जाता है। वो लीडर बताता है कि जो भी यहाँ पर रुकेगा और ग्लास की मौत के बाद उसका अंतिम संस्कार करके आएगा उसे $70 दिए जाएंगे। ग्लास का बेटा कहता है कि मैं रुकूंगा। साथ ही एक लड़का भी वहाँ पर उसके साथ रुकने को तैयार हो जाता है। वही फीड नाम का एक आदमी था। वो कहता है $70 तो बहुत कम है, जिस पर वो दोनों लड़के बोलते हैं कि तुम हमारे भी पैसे रख लेना। इतना सुनते ही वो भी वहाँ रुकने को तैयार हो जाता है और बाकी सारे आगे की ओर बढ़ चलते हैं। फीड्स को यहाँ पर लग रहा था कि वो 1-2 दिन में ही मर जाएगा, पर 2 दिन से भी ज़्यादा हो चुके थे। वो ग्लास को कहता है कि तुम मरते क्यों नहीं, तुम्हारे चक्कर में कहीं हमें ना मरना पड़ जाए। ग्लास की जान लेने के लिए उसके नाक और मुंह को वो बंद कर देता है। पीछे से ग्लास का बेटा उसे देख लेता है और बंदूक से उसको जोर से मारता है। फिट्स उसके बेटे को समझाता है कि ग्लास को मैं क्यों जान से मार रहा हूँ, पर ग्लास का बेटा उसे गोली मारने ही वाला होता है। फिट मौके का फ़ायदा उठाकर उसके बेटे को चाकू मार देता है। ग्लास बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता था। ग्लास यहाँ अपनी आंखों के सामने ही अपने बेटे की मौत देख रहा होता है। किस तरह फिड ने उसकी बॉडी को मरने के बाद छिपा दिया
वो दूसरा लड़का जब वहाँ पर आता है तो ग्लास उसे नहीं बता पाता कि फीड ने क्या किया। रात का वक्त था। फिट्ज उस दूसरे लड़के यानी जिसका नाम ब्रिजर था उसके कान में कहता है कि थोड़ी ही देर में यहाँ पर आदिवासी आने वाले हैं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। ब्रिजर कहता है हॉक कहाँ है। फिट्ज कहता है वो अगर जिंदा होगा तो वो हमको ज़रूर ढूंढ लेगा। साथ ही ब्रिजर का कहना होता है कि ग्लास तो अभी जिंदा है, इसे हमें छोड़कर नहीं जाना चाहिए। फिट ग्लास की बॉडी को एक गड्ढे की ओर घसीट कर ले जाता है। ग्लास जिंदा दर्द से तड़प रहा होता है और उसे गड्ढे में डालकर ऊपर से वो मिट्टी डालने लग जाता है। ब्रिजर उसे रोकता है। फिट्ज कहता है कि हमने वादा किया था कि ग्लास का अंतिम संस्कार करके ही हम वापस लौटेंगे, जिस पर फिट वहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी डाल देता है और वहाँ से चलने लग जाता है। ब्रिजर हालांकि ग्लास को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन मजबूरन वो वहाँ से फिट के साथ चला जाता है। वो ये बिल्कुल भी नहीं जानता था कि फिट्ज दरअसल वो झूठ बोल रहा है। ग्लास यहाँ पर तड़पता हुआ अधमरी हालत में काफ़ी हिम्मत कर अपने बेटे के लाश के पास जाता है। काफ़ी घंटे तक वो अपने बेटे के मृत शरीर के ऊपर ही लेटा रहता है और फिर कुछ खाने की तलाश में वो आगे घसीटता हुआ जाता है। मछली का एक उसे कंकाल वहाँ पर पड़ा हुआ नज़र आता है। उसमें से एक हड्डी को तोड़कर वो उसके सूखे मांस को खाता है। किसी तरह पहाड़ी के छोर तक वो पहुँचता है। काफ़ी मशक्क़त पर वो उसे सामने एक नदी नज़र आती है, जिस पर पानी पीने के लिए वो कूद जाता है। पानी तो वो पीता है, पर उसकी गर्दन कटी होने के कारण वो सारा पानी उसके पेट तक नहीं जा पाता। ग्लास के पास आग जलाने के लिए कुछ बारूद था। उसे वो अपनी गर्दन के उस हिस्से में लगा लेता है और उसमें आग लगा देता है, जिससे कि आग ज़ोर से लगती है और उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, पर इससे उसका घाव भर जाता है। वो दर्द के मारे बेहोश हो जाता है और कई दिन तक यहाँ पर ऐसा ही चलता रहता है। घास खाकर किसी तरह वो खुद को जिंदा रखता है। एक दिन वहीं पर आ जाते हैं वो आदिवासी। ग्लास बेचारा नदी के इस किनारे से निकलकर वो दूसरे किनारे पर चला जाता है। यहाँ अब काफ़ी दिन हो चुके थे। ग्लास अब पहले से बेहतर है और अब किसी तरह वो चल भी सकता है। नदी के किनारे पानी तो था, पर खाना पीना अभी भी मुश्किल पड़ रहा था। एक रात जब ग्लास वहाँ पर सो रहा होता है, उसे कुछ दूर पर आग की लपटें दिखाई पड़ती हैं। वो जब वहाँ पर जाता है तब देखता है कि एक आदमी ने बहुत ही बड़ा शिकार किया हुआ है। वो आदमी ग्लास को देखकर उसे मारने वाला था कि ग्लास उसे किसी तरह समझाता है। वो आदमी दरअसल उसके परिवार के सभी लोग यहाँ पर मर चुके हैं और वैसा ही ग्लास के साथ भी हुआ। वो आदमी ग्लास को खाना देता है और साथ ही चलने को कहता है। खाने के बाद दोनों साथ ही आगे का सफ़र तय करते हैं। दूसरी ओर हम फिट को देखते हैं, जिसकी बातों से ब्रिजर समझ जाता है कि वो झूठ बोल रहा था। यहाँ पर समझाकर किसी तरह उसको वो अपने साथ ले जाता है। फिट यहाँ पर ब्रिजर को समझाता है कि उन्हें सच नहीं बताना, वरना वो हमें सजाए मौत देंगे। फिट और वो लड़का लीडर के पास जाते हैं। दोनों को यहाँ पर लीडर ने $100 दिए, जिसे पाकर फिट बड़ा खुश हो जाता है, पर ब्रिजर इसे लिए बगैर ही वहाँ से चला जाता है। फिर उसके पैसे भी यहाँ से लेकर चलते बनता है। वहीं दूसरी तरफ ये दोनों अपने सफ़र को तय करने में लगे हुए थे। तभी वहाँ पर बर्फ़ का एक तूफान आता है। ग्लास, जिसके सभी जख्म यहाँ पर अब सड़ रहे होते हैं, उसके साथी ने वहाँ पर उसके लिए लकड़ियों का एक घर बना दिया। उसके कपड़े उतार कर वहाँ पर वो उसे लेटा देता है और सामने में आग जला देता है। आग की गर्मी में ग्लास की रात तो कट जाती है, पर सुबह उठकर जब वो आदमी को देखता है तो वो आदमी उसे कहीं भी नज़र नहीं आता। दरअसल उस आदमी को किसी ने फांसी में लटका दिया था, जो कि फ्रांसीसी लोगों ने किया था। उनके ठीहे तक ग्लास पहुंच जाता है। ग्लास देखता है कि एक फ्रांसीसी एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती कर रहा होता है। ग्लास उस लड़की को बचाता है और घोड़े में बैठकर वहां से उसे ले जाता है। रात तो ग्लास की किसी तरह गुजर जाती है, पर सुबह वो लोग उसका पीछा करते हुए वहां पर आ जाते हैं। कुछ लोगों को गोली मारते हुए घोड़े में बैठकर वो वहां से भाग जाता है। आगे पर खाई होती है। ग्लास के पास अब यहाँ पर कोई और चारा नहीं था, तो वो खाई में ही गिर जाता है। वो घोड़ा उसकी यहाँ पर मौत हो जाती है, पर ग्लास किसी तरह जिंदा बच जाता है। पर आगे जिंदा बचे रह पाना संभव नहीं था, क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत ही ज़्यादा थी।
रात गुजारने के लिए इसके सिवाय उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसने घोड़े के पेट को काटकर उसके अंदर अपने लिए एक जगह बनाई और वहीं पर वो रात गुजारता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्लास के लीडर के कैंप में एक फ्रांसीसी आदमी आता है जो कि उससे मांगता है वहाँ पर रहने की जगह, जिस पर उससे पैसे मांगे जाते हैं। वो कुछ पैसे देता है और एक बोतल देता है। ब्रीजर बोतल को देखकर पहचान जाता है कि ये वही बोतल है। वो उस आदमी से पूछता है कि ये बोतल तुम्हें कहाँ मिली, जिस पर वो बताता है ये गिरी हुई मुझे 30-40 मील दूर मिली। ब्रीजर सोचता है हो ना हो हॉक वहाँ पर होगा। अपने साथियों के साथ वो उसको वहाँ पर ढूंढने के लिए जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ उन्हें हॉक नज़र नहीं आता, बल्कि ब्रीजर और लीडर को नज़र आ जाता है ग्लास, जिसे देखकर वो सभी चौंक जाते हैं क्योंकि ब्रीजर और फिट्स ने बताया था कि ग्लास मर चुका है। ग्लास के नज़र आते ही ब्रीजर को गिरफ्तार कर लिया जाता है, पर कैंप में जाकर उसको वहाँ पर फीड नहीं मिलता। जब लीडर आता है तो वो कमरे में देखता है उसके सारे पैसे लेकर फीड भाग चुका है। यहाँ उसको पकड़ने का वो फैसला करता है। ग्लास उसे सारी सच्चाई बताता है कि ब्रीजर की कोई भी गलती नहीं है, बल्कि फीड के कहने पर ही सब कुछ हुआ। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्लास और लीडर दोनों ही फीड की तलाश में वहाँ पर जाते हैं। दरअसल वो दोनों घोड़े में बैठकर उसके पैरों के निशान का पीछा कर रहे होते हैं। काफ़ी आगे जाने पर वो निशान समाप्त हो जाते हैं। लीडर और ग्लास दोनों ही अलग अलग रास्ते में ढूंढने लग जाते हैं और लीडर को आगे फीड नज़र आ जाता है। उस पर बंदूक तानते हुए लीडर उसे कहता है कि तुम्हें गिरफ्तार करने में आया हूँ, तुम्हें अपना गुनाह स्वीकार करना होगा, जिस पर फीड उस पर गोली चला देता है। गोली की आवाज़ सुनकर ग्लास वहाँ पर आता है जहाँ उसको लीडर की बॉडी नज़र आती है। वो यहाँ पर एक बड़ी सी टहनी तोड़कर लीडर की पीठ में लगा देता है। उसी घोड़े में वो उसे सीधा बैठा देता है, जिसमें कि दूसरे घोड़े पर वो बैठ जाता है एक लाश की तरह। उन घोड़ों को देखकर फिर यहाँ पर ये सोचे कि ग्लास जो है वो आगे जा रहा है और लीडर की लाश पीछे है। वो देखते ही उस पर गोली मारता है और वो लाश नीचे गिर जाती है। फीड को तो यही लग रहा था कि उसने ग्लास को गोली मार दी, और जब वो लाश के पास आकर देखता है तो उसे लीडर नज़र आता है। मौका देखते ही ग्लास फीड को गोली मार देता है, जो कि उसके कंधे को जख्मी कर देती है। वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। ग्लास उसका पीछा करता है। एक नदी के किनारे आकर फीड रुक जाता है, जहाँ से उस पर अब ग्लास हमला करता है। दोनों के बीच ज़बरदस्त फाइट होती है और इसके दौरान दोनों ही बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। तभी यहाँ दिखाया जाता है कि वो आदिवासी वो इनको मारने के पीछे पड़े हुए थे। फीड की ग्लास जान लेने वाला था, लेकिन उसे वो बात अपने साथी की याद आ जाती है कि बदला लेने वाला ये कुदरत और ये ईश्वर है, और वो उसे नदी में बहने को छोड़ देता है और बहकर वो आदिवासियों के हत्थे चढ़ जाता है, जो कि उसे जान से मार देते हैं और ग्लास की तरफ आते हैं, पर वो उसको नहीं मारते क्योंकि उन्हें उनकी बेटी मिल गई थी और वो बताती है कि ग्लास ने ही उसे बचाया था। ग्लास जिसकी सांसें यहाँ पर बहुत ही ज़ोरों से चल रही थी और उसको अपनी पत्नी का एक दृश्य यहाँ पर नज़र आता है। बस इसी के साथ यहाँ पर दिखाते हुए ये सब मूवी यहाँ समाप्त हो जाती है।